नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 10th प्रैक्टिस टेस्ट टू क्रैक द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइंटिस्ट बी एग्जाम। ये जनरल टेस्ट है जो जनरल सेक्शंस से क्वेश्चंस हैं जो कि हर साइंटिस्ट बी के ग्रुप के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन होंगे। और इस टेस्ट में ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी से क्वेश्चंस हैं। पर पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और गुरुदक्षिणा के तौर पे 3 दोस्तों के साथ या व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। So let's begin this video without wasting any time. Mark the incorrect statement. Option A, waterborne diseases are caused by drinking water contaminated with microbes. True. Correct statement. B, water-based diseases are caused by parasites found in intermediate organisms living in contaminated water. This is also true. कि water-based diseases वो होते हैं जिसमें कि पानी में कोई माइक्रोब नहीं होता है, पानी में कोई ऐसा जीव रहता है जो कि इन्फेक्टेड है और वो जीव जब अपने मल मूत्र उस पानी में निकाल छोड़ता है तो उससे पानी दूषित हो जाता है। तो ये होता है वाटर बेस्ड डिजीज। जैसे कि कोई घोंगा है, वो पानी में रहता है, उसका इंटेस्टाइन जो है इन्फेक्टेड है और जब वो घोंगा पानी में मल मूत्र छोड़ता है तो उससे इन्फेक्टेड हो जाता है पानी। तो ये है वाटर बेस्ड। Diseases caused by poor personal hygiene and skin and eye contact with contaminated water are called water washed diseases. ये भी सही है। वाटर वॉश्ड डिजीजेस वो होते हैं जिससे कि आप गंदे पानी से अपने आंखें धो ली या स्किन के कांटेक्ट में आ गए, हाथ धो लिया तो उसके आपकी आंखों और हाथ पे वो गंदा पानी लग गया और उससे फिर आपको बीमारी हो गई, तो वो वाटर वॉश्ड डिजीजेस होता है। उसमें आप पानी को पीते नहीं है लेकिन पानी को छूते हैं। ठीक है। Option D, waterborne diseases are not caused by contaminants present in water. This is the incorrect statement because if water has contaminants like arsenic or pesticides or excessive nitrates and you drink that water and you get sick, then that is also called a waterborne disease. Okay, तो ये statement सही नहीं है कि waterborne diseases are not caused by contaminants, क्योंकि जो contaminants पानी में क्या होते हैं, आर्सेनिक हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, किसी भी तरह का पोल्यूटेंट हो सकता है और वो पानी अगर आप पी लेते हैं और आपको बीमारी हो जाती है तो भी वो वाटर बॉर्न डिजीजेस ही कहा जाएगा। तो सिर्फ माइक्रोब्स की वजह से ही नहीं बल्कि कंटेमिनेंट्स से भी जो बीमारी होती है पानी पीने से उसको वाटर बॉर्न डिजीजेस ही कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द परसेंटेज ऑफ एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर इन द टोटल ग्लोबल वाटर इज। एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर मीन्स द वाटर दैट इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। वो पानी जो पीने के लिए उपलब्ध है, टोटल जो दुनिया में पानी है, पृथ्वी पर पानी है, उसका कितना प्रतिशत है? 10, 20, 2% या 1% से भी कम। करेक्ट ऑप्शन इज डी, लेस देन 1%। लेस देन 1% ऑफ टोटल ग्लोबल वाटर इज एक्सेसिबल फॉर ड्रिंकिंग। ओके, नाउ लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 3। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर एडेड इन ड्रिंकिंग वाटर ड्यू टू। पीने के पानी में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स कैसे मिल जाते हैं? ए, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, खेती का जो पानी बह के आता है नदियों तक। बी, वॉशिंग इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज, या घरों में या इंडस्ट्रीज में जब हम धोते जाते हैं और वो पानी बह के नदियों तक या पानी के स्रोतों तक आता है तब। फर्टिलाइजर प्लांट्स, जो खाद जहां बनता है, फर्टिलाइजर प्लांट, वहां से पानी आता है, गंदा पानी और पानी के स्रोतों में मिल जाता है तब। या डी, ऑल ऑफ द अबव, या सभी। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज एग्रीकल्चरल रन ऑफ, washing in households and industries and fertilizer plants, they all release phosphates and nitrates and they are added in the drinking water. So all of the above. Question 4, excessive growth of algae and aquatic plants leading to anoxic conditions in water body is called, anoxic means minimal oxygen or no oxygen, anoxic that is no oxygen. Okay, तो जब एल्गी और aquatic plants का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है और पानी में ऑक्सीजन, पानी के स्रोत में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ए, यूट्रिफिकेशन, बी, सक्सेशन, सी, वाटर फर्टिलाइजेशन या डी, थर्मल पोल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन या न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट दोनों एक ही बात है। जब फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स ऊपर के सभी स्रोतों से मिलके पानी में आते हैं तो एक्सेसिव पानी का ग्रोथ होता है, क्योंकि फॉस्फेट और नाइट्रेट फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो एल्गी और प्लांट्स बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और वो इतना भर जाते हैं कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है। नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एडेड टू द वाटर ultimately lead to eutrophication. Question number 5. What is or are the methods used for softening hard water? Hard water को soft करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? जियोलाइट मेथड, यस। लाइम सोडा प्रोसेस, यस। रिवर्स ऑस्मोसिस, यस। डी, ऑल ऑफ द अबव, यस। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 6.
द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ वाटर सप्लाई सिस्टम इज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो वाटर सप्लाई सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो किस बेसिस पर डिजाइन होता है? ए, एवरेज डेली डिमांड की औसत दिन भर में कितना पानी खर्च होगा। बी, पीक आवरली डिमांड, किसी एक घंटे में सबसे ज्यादा पानी का अमाउंट कितना होगा, जैसे कि सुबह से लेके सुबह 8 बजे से 9 बजे जब सब लोग स्कूल और दफ्तर जाते हैं उस वक्त पानी की खपत सबसे ज्यादा होती है, तो क्या उस एक घंटे में जो सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है उस बेसिस पे वाटर सिस्टम डिजाइन होता है? या सी, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, कि मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या हो सकता है, किसी एक घंटे में, किसी एक दिन में किसी एक दिन में एक्चुअली सबसे ज्यादा पानी कब खर्च होता है? जब कहीं आग लगती है और उस वाटर सप्लाई के पानी को दमकल विभाग जो है वो आग बुझाने के काम में लेता है, तब सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है, क्योंकि डेली यूज हो ही रहा है, तब में आग बुझाने में बहुत सारा पानी लग रहा है, तो वो होता है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो डी ऑप्शन होगा ग्रेटर ऑफ बी और सी, पीक आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, दोनों में से जो ज्यादा होगा वैल्यू उसी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन होता है कि उतना पानी सप्लाई चाहिए। सो एवरेज डेली डिमांड एज द term indicates is the average amount of water used daily. Peak hourly demand is the maximum amount of water used in any hour of the day. Coincident draft is the maximum amount of water used daily. Sorry, in case there is a fire and the fire department uses that water to douse the fire, plus the daily demand. So either B or C, whichever number is greater, decides the water supply system. Okay, so D, greater of B and C. Question 7. The velocity of flow of water in a sedimentation tank is generally kept at, हम सब जानते हैं सेडिमेंटेशन टैंक वाटर ट्रीटमेंट में, ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। तो उसका फ्लो रेट क्या होता है? 0.3 मीटर पर सेकेंड, ए बी 0.3 मीटर पर मिनट, सी 0.3 मीटर पर डे, या डी 0.3 मीटर पर आवर। सो सी एंड डी बोथ आर रियली स्लो वैल्यूज, सो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। 0.3 मीटर पर डे तो बहुत कम होता है, 0.3 मीटर पर आवर भी बहुत कम होता है, तो ये दोनों नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा, एक ए या बी। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, 0.3 मीटर पर सेकंड इज द यूजुअल फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, ए 0.3 मतलब लगभग 1 फुट, 1 सेकंड में पानी 1 फुट भागता है, उतना तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, organic acids and mineral acids. So organic acid and mineral acids, they are not present all the time. Oxides of nitrogen and sulfur, yes, they are common causes of acidity in case of acid rain, when acid rain happens. But carbon dioxide, irrespective of acid rain, carbon dioxide is present everywhere around the world. So CO2 is the most common cause of acidity in water. कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा हर जगह होता है, और पानी के स्रोतों में जब पेड़ पौधे होते हैं या थोड़ा बहुत एल्गी होता है, जो कि हमेशा होता है एल्गी, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड एल्गी उसको फिक्स करता है और उससे एसिडिटी होती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कॉमन कॉज है एसिडिटी का, क्योंकि वो हर जगह है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर तो तभी होता है जबकि एसिड रेन होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा नहीं होते और मिनरल एसिड्स भी हमेशा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following sources of water has the maximum conductivity? Tap water, distilled water, sea water, or water having organic pollutants? Sea water. Sea water has the maximum amount of salts, and those salts encourage flow of current. It has maximum conductivity. तो इसमें जितने भी पानी के स्रोत है उसमें जो सी वाटर होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट जो है वो करंट को अपने थ्रू पास होने देते हैं, करंट के पास होने को फैसिलिटेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो सी वाटर में मैक्सिमम कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following sources of water will be the easiest to be used as drinking water? इनमें से कौन सा जल का ऐसा स्रोत है जिसको सबसे आसानी से पीने के लिए यूज किया जा सकता है? सी वाटर, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, या ग्राउंड वाटर? सही उत्तर है ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर को बिना ट्रीट किए भी लोग घरों में हैंडपंप के थ्रू, बोरवेल, ट्यूबवेल के थ्रू पानी पीने में इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड वाटर इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस वाटर इज ऑफन ड्रंक untreated and using bore wells and tube wells everywhere around the world. So groundwater is the easiest as drinking water. All other sources of water. आशा है आज जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिए गुरु दक्षिणा के तौर पे, और आपको और प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे ही सॉल्व करने हैं तो इसे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे उसके लिए डिटेल्ड मॉक टेस्ट दूसरी प्लेलिस्ट में है जिसका नाम है मॉक टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एनवायरमेंटल साइंसेस।
और इन्वायरमेंटल साइंस के फ्री लेक्चर्स, जॉब अपडेट्स और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। कीप वॉचिंग माय चैनल।